हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का पर्पस है ये जानना कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर क्या होता है, पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में क्या डिफरेंस है, PYPL क्या है, पिप क्या होता है, VENV क्या होता है और लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स और टूल्स क्या होते हैं। मैं इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर ये शब्द कई बार यूज़ कर चुका हूँ। अब चलिए समझते हैं कि ये होते क्या है। शुरू करते हैं हम लोग इंटरप्रेटर के पर्पस से। इंटरप्रेटर जो होता है वो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर लाइन बाय लाइन शब्द पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरप्रेटर की खासियत यही होती है कि वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, लाइन बाय लाइन करता है। दूसरी तरफ कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब एग्जीक्यूशन की बात करें तो इंटरप्रेटर के केस में ये प्रोग्राम या स्क्रिप्ट को सीधा एग्जीक्यूट कर देता है बिना पूरे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करे। इस प्रोसेस में कोई इमीडिएट मशीन कोड फाइल नहीं बनती। इस वजह से इंटरप्रेटर्स यूजुअली लाइन बाय लाइन काम करते हैं और एग्जीक्यूशन में थोड़ा वक्त लेते हैं। दूसरी तरफ कंपाइलर कोड को पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही उसे एग्जीक्यूट करता है। असेंबलर के केस में भी पहले मशीन कोड जनरेट होती है, उसके बाद ही वो फाइल एग्जीक्यूट होती है। एक ध्यान देने वाली बात है कि कंपाइलर और असेंबलर दोनों ही पहले मशीन कोड जनरेट करती हैं, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होती है। मशीन कोड जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार मशीन कोड जनरेट हो जाए उसके बाद कोड स्पीड से एग्जीक्यूट होता है। स्पीड के मामले में देखें तो इंटरप्रेटर स्लो होता है, क्योंकि ये कोड को लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करने के पहले इसे ट्रांसलेट करता है। दूसरी तरफ कंपाइलर, इसमें कंपाइलेशन का प्रोसेस तो स्लो होता है, लेकिन जब एक बार कोड कंपाइल हो जाए तो उसे एग्जीक्यूट करना बहुत फास्ट होता है। और असेंबलर का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे फास्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है। मेमोरी यूसेज की बात करें तो इंटरप्रेटर उतना इफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि इससे कोड को रियल टाइम में एनालाइज करना होता है। इस वजह से ये ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है। वहीं दूसरी तरफ कंपाइलर और असेंबलर ये दोनों ही ज़्यादा इफिशिएंट होता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। एरर डिटेक्शन की बात करें तो इंटरप्रेटर के केस में एरर को रन टाइम में डिटेक्ट और हैंडल करा जाता है। मतलब कि जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस समय इसे डिटेक्ट और हैंडल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कंपाइलर के केस में एरर को कंपाइलेशन प्रोसेस के टाइम डिटेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन शुरू होने के पहले। और असेंबलर की केस में भी एट द टाइम ऑफ असेंबली कोई भी एरर को डिटेक्ट करते हैं। अब इंटरप्रेटर का जो यूज़ केस होता है वो है स्क्रिप्टिंग या छोटे लेवल के प्रोग्रामिंग या रैपिड डेवलपमेंट साइकिल। ऑन दी अदर हैंड कंपाइलर लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए आइडियल होता है, जिसके लिए स्पीड और एफिशिएंसी ज़रूरी है। और असेंबलर भी परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब एग्जाम्पल देखें तो इंटरप्रेटर का एग्जाम्पल हो जाएगा पाइथन इंटरप्रेटर या रूबी इंटरप्रेटर। कंपाइलर का एग्जाम्पल हो जाएगा GCC, C और C++ के केस में या जावा के केस में। और असेंबलर का एग्जाम्पल हो जाएगा NASM और MASM। अब देखते हैं कि पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला रिलीज डेट पाइथन 2 का था 2000 में और पाइथन 3 का था 2008 में। प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने का तरीका पाइथन 2 के केस में था डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड या कोई भी इनपुट। वही पाइथन 3 के केस में हम लोग सबसे पहले एक ब्रैकेट देते हैं, उसके अंदर हम किसी भी चीज़ को लिख करके प्रिंट कराते हैं। अगर हम बात करें किसी इंटीजर को डिवाइड करने का, पाइथन 2 के केस में हमें फ्लोट रिजल्ट मिलता है और पाइथन 3 के केस में फ्लोट रिजल्ट। मतलब कि अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो पाइथन 2 के केस में ये हमें 2 देगा, जबकि पाइथन 3 के केस में अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये 2.5 देगा। यूनिकोड सपोर्ट की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन 2 में ASCII यूनिकोड होता है और पाइथन 3 के केस में UTF-8 होता है। और UTF-8 में ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं एज कम्पेयर टू ASCII। एरर हैंडलिंग के केस में देखें तो पाइथन में एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज़ होता है और एरर के टाइप के साथ एक वेरिएबल असाइन करते हैं, जिसमें एरर के सारे डिटेल स्टोर होते हैं। और इसका सिंटैक्स होता है कि एरर के टाइप के बाद एक कॉमा लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ पाइथन 3 में कॉमा के बजाय हम लोग एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर कोई इटरेटिंग आइटम्स होता है पाइथन 2 के केस में
उसे इटर आइटम्स या इटर कीज या इटर वैल्यू जैसे फंक्शंस को यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि पाइथन 3 के केस में इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके सिर्फ आइटम्स या कीज या फिर वैल्यूज नाम का फंक्शन बना दिया गया है। सिंटैक्स की बात करें तो पाइथन 2 का सिंटैक्स थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होता है, मतलब कि थोड़ा लीनियंट होता है, लेकिन पाइथन 3 के केस में ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। मतलब कि अगर टैब या स्पेस में थोड़ा सा भी गैप रहा या अंतर रहा तो आपको एक सिंटैक्स एरर मिल जाएगा। लाइब्रेरीज और फीचर्स की बात की जाए तो पाइथन 2 के केस में कंपैरेटिवली कम लाइब्रेरीज और फीचर्स अवेलेबल है, जबकि पाइथन 3 के केस में काफ़ी सारे बिल्ट इन लाइब्रेरीज और फीचर्स अवेलेबल होते हैं। पाइथन 2 फाइनली जनवरी 1, 2020 को डिप्रिशिएट हो गया था, लेकिन पाइथन 3 एक्टिवली डेवलप और मेंटेन करा जा रहा है और अभी का लेटेस्ट पाइथन 3 है। पाइथन 2 में फंक्शन एनोटेशन अवेलेबल नहीं होता है, जबकि पाइथन 3 के केस में ये अवेलेबल होता है। फंक्शन एनोटेशन मतलब फंक्शन के पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू का मेटाडेटा। एक एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल में देखिए तो एनोटेशन में ग्रीट नाम के फंक्शन के साथ जो नेम है वो बताता है कि ये एक स्ट्रिंग लेगा और ये एरो साइन के साथ str लिखा बताता है कि इसका रिटर्न वैल्यू एक स्ट्रिंग होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नेम पैरामीटर एक स्ट्रिंग होगा और इसका जो आउटपुट है ये भी एक स्ट्रिंग होगा। ये मतलब होता है फंक्शन एनोटेशन का। 2 टूल बेसिकली एक यूटिलिटी फंक्शन है। पाइथन 2 में तो ये नहीं होता है क्योंकि हम 2 से 3 में जा रहे हैं, 1 से 2 में नहीं आ रहे, लेकिन पाइथन 3 के केस में ये होता है। ये टूल क्या करता है कि पाइथन 2 के लिखे हुए कोड को ऑटोमेटिकली पाइथन 3 के लिखे हुए कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं PyPL के बारे में, जो कि होता है पाइथन पैकेज इंडेक्स। ये पाइथन का एक ऑफिशियल थर्ड पार्टी रिपोजिटरी है। पाइथन कम्युनिटी के डेवलपर्स अपने लिखे पैकेज को यहाँ पर होस्ट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए पैकेज मैनेजमेंट टूल्स का ज़रूरत होता है, जैसे कि पिप के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। PyPL में बहुत से वैरायटी के पैकेज होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क और टूल्स, जो कि अलग अलग डोमेन्स को सर्व करते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग। अब देखते हैं कि पिप क्या होता है। पिप एक पाइथन पैकेज इंस्टॉलर है जो कि पाइथन पैकेज को इंस्टॉल और मैनेज करने के लिए यूज़ करा जाता है, और पाइथन 3 में इसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये प्री इंस्टॉल्ड आता है पाइथन के साथ। इसके कुछ कमांड्स देखते हैं। पिप इंस्टॉल पैकेज नेम, जो कि एक नए पैकेज को इंस्टॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं numpy को इंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल numpy। पिप इंस्टॉल डैश अपग्रेड पैकेज नेम एग्जिस्टिंग पैकेज को अपग्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई पैकेज का वर्जन 4 यूज़ कर रहा हूँ और अब उसका वर्जन 5 अवेलेबल है, तो मुझे उस पैकेज को पूरी तरीके से हटा करके दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पिप इंस्टॉल डैश अपग्रेड और उस स्पेसिफिक पैकेज का नाम लिख करके मैं डायरेक्टली उसे अपग्रेड कर सकता हूँ। इसी तरीके से पिप अनइंस्टॉल पैकेज नेम किसी भी एग्जिस्टिंग पैकेज को रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं numpy को हटाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा पिप अनइंस्टॉल numpy। पिप लिस्ट क्या करता है कि ये सारे पैकेज जो आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड है उसे लिस्ट कर देता है। पिप शो पैकेज नेम किसी भी पैकेज का सारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराता है। VENV क्या होता है? VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट को बोलते हैं। ये एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है और इसके अपने ही लाइब्रेरी और पैकेज वर्जन होते हैं जो कि सिस्टम वाइड इंस्टॉल्ड पाइथन पैकेज से अलग होते हैं। आसान शब्दों में बोलूँ तो अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और हर प्रोजेक्ट में पैकेज वर्जन अलग है तो उस केस में वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके बहुत कम आएगा। इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये पाइथन वर्जन 3 के बाद से बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। इसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर हम लोग PyCharm यूज़ करते हैं तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं या अपने सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल्ड पैकेजेस को ही यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में। वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके इस स्पेसिफिक पाथ से एक्टिवेट करना होता है। यहाँ पाथ \2 बेसिकली बताता है लोकेशन जहाँ पर आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट का डायरेक्टरी लोकेटेड है। उस डायरेक्टरी के अंदर एक स्क्रिप्ट्स नाम की डायरेक्टरी है जिसके अंदर एक्टिवेट नाम का फंक्शन होगा जिसे आपको एग्जीक्यूट करना होता है। अगर आप मैकओएस में बैश यूज़ कर रहे हैं तो source /path/2
आपकी वो लोकेशन है जहाँ पर आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट नाम का डायरेक्टरी लोकेटेड है, जिसके अंदर बिन नाम की डायरेक्टरी लोकेटेड है और बिन डायरेक्टरी के अंदर एक्टिवेट नाम का फंक्शन मौजूद होगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हम जब किसी नए पैकेज को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमें पिप का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि मैं बताया था कि अगर आप अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके वर्जन अलग हैं, तो आप सेम मशीन पर ही वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट पोर्टेबल भी होता है, मतलब कि आप उसे दूसरे मशीन पे भी चला सकते हैं। अब थोड़ा जानते हैं कि लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स और टूल्स एग्जैक्टली होते क्या है पाइथन में। लाइब्रेरीज कोड के टुकड़े होते हैं जो डेवलपर किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि numpy साइंटिफिक और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। अगर हम डेटा को एनालाइज या मैनिपुलेट करते हैं तो उस केस के लिए पैंडास एक अच्छा लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटलिब दूसरी तरफ उन डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करता है अलग अलग चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में, और रिक्वेस्ट को पाइथन में वेब रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़ करा जाता है और डेटा को फेच करने के लिए यूज़ करा जाता है या फिर एपीआई के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? ये एक नया सेट पैटर्न या स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल Django और फ्लास्क अगर हम वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर टेंसरफ्लो या पाईटॉर्च अगर हम मशीन लर्निंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। नाउ टूल्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी नए सॉफ्टवेयर को बनाने या उसे ठीक करने के वक्त यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि जुपिटर नोटबुक अगर हम डेटा साइंस या मशीन लर्निंग जैसा कोई काम कर रहे हैं, या स्ट्रीमलेट अगर हम कोई ऐसा वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जब बैकएंड में मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ होना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को यूनिट 2 तक बने रहने के लिए। आज हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है और अगले वीडियो से हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे पाइथन के बेसिक्स को। यूनिट 3 से हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग शुरू होगी और फाइनली यूनिट 3 से हम लोग कोड करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पेशेंस रखें और कोड करते रहें। धन्यवाद।